चैप्टर 9 एमीन 12th केमिस्ट्री में हम इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक अंक के प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। एनिलीन को नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl में अभिकृत करने पर बनता है। तो यहाँ पर ये बनता है C6H5N2Cl डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफार्म व अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंध युक्त वाष्प देता है। यह यौगिक हो सकता है। तो यह कौन सा यौगिक होता है? एनिलीन होता है। फिर प्रश्न है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो हमको फिनॉल प्राप्त होता है। फिर प्रश्न है सन 1984 में भोपाल त्रासदी में रिसने वाली गैस थी। तो ये CH3NC थी। इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड भी पढ़ते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन सही है। फिर है प्रश्न मीरबेन का तेल है। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन होता है इसी को मीरबेन का तेल कहते हैं। फिर निम्न अभिक्रिया है C6H5N2Cl, ये डाईएजोनियम लवण है और ये क्यूप्रिस क्लोराइड है HCl है। इसमें जब क्रिया होती है तो ये C6H5Cl बना है। तो ये कौन सी क्रिया है? ये सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। फिर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एरोमेटिक अमीन जल में खाली स्थान होते हैं। तो ये जो एरोमेटिक होते हैं ये वलय वाले जो हैं बेंजीन वाले वो अविलेय होते हैं। फिर ये जो है द्वितीयक अमीन या की जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया होती है वो लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण को प्रदर्शित करता है ये। फिर है तीसरा धातु संक्रमण या संक्रमण धातु आयनों के साथ एमीन उप सहसंयोजकता स्थापित करके क्या बनाता है? संकुल आयन या संकुल यौगिक बनाता है। बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करके खाली स्थान बनाता है। ये एनिलीन बनाता है। सभी एलिफैटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये कभी कभी ये अधिक भरने के लिए भी आ जाता है। अधिक क्षारीय या कम क्षारीय भरना होता है तो एलिफेटिक अमीन जो होते हैं अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। फिर चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके एनिलीन बनाता है, ये तो हो गया है। फिर यहाँ पर हम आते हैं प्राथमिक अमीन। 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक है और 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक है। तो प्राथमिक अमीन और द्वितीयक अमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके खाली स्थान बनाते हैं। तो ये एल्केन बनाते हैं। अमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। इसके बाद TNT ट्राइनाइट्रोबेंजीन जो है तथा अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण खाली स्थान कहलाता है। इसको एमेटॉल कहते हैं। एथिलेमीन अमोनिया की तुलना में खाली स्थान होता है, प्रबल क्षारीय होता है। फिर ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ये TNT ही सॉरी, ट्राइनाइट्रोटोल्यून एक क्या है? विस्फोटक यौगिक होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है उचित संबंध जोड़िए या सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर जो C6H5SO2Cl है इसका संबंध जो है ये हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा वाला है जो C6H5CH डबल बॉन्ड N C6H5। तो यह जो है एक सिफ अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर ये सिफ बेस कहलाएगा। इसके बाद तीसरा है CCl3 और NO2। तो ये जो है क्लोरोपिक्रिन कहलाता है। इसके बाद है यहाँ CH3CH2 डबल ट्वाइस है, NN डबल बॉन्ड O है। तो इसको हम देखते हैं तो ये है नाइट्रोसोमेन। इसके बाद यहाँ पर पांचवा है डाई एजो परीक्षण। तो ये जो है डाई एजो परीक्षण किसमें होते हैं? एरोमेटिक प्राथमिक अमीन में होते हैं। फिर हमारे पास छठवां है यहाँ पर TNB। तो जो TNB है ट्राई नाइट्रोबेंजीन है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो ये क्या है? विस्फोटक है। इसको TNT भी लिख सकते हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्यून। इसके बाद सातवां है CH3NCS। तो ये जो है एक तरह का जो है मस्टर्ड ऑयल की तरह ये गंध देता है।
अब यहाँ पर अगली जोड़ी देखते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो ये होता है C6H5SO2Cl। इसके बाद यहाँ पर आ गया TNB, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो ये एक तरह का क्या होता है, विस्फोटक होता है। फिर यहाँ पर CCl3NO2 जो है ये क्लोरोपिक्रिन है। इसके बाद यहाँ पर डाई एजोनियम लवण दिया है। तो डाई एजोनियम लवण ये होता है C6H5N2Cl। फिर है नाइट्रस अम्ल की वर्ण में एलिफेटिक प्राथमिक अमीन से क्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद। तो इससे जो प्राप्त उत्पाद है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। अब यहाँ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलिए देखते हैं, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है। तो एनिलीन वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है इसलिए। फिर तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें सक्रिय एच परमाणु नहीं होता। द्वितीयक एमीन की पहचान की जा सकती है लीबरमान परीक्षण से। फिर है नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं? तो जब सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 हो तो इसे हम नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। फिर नाइट्रोबेंजीन कहलाता है, तो ये मीरबेन का तेल कहलाता है। फिर यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न है, चैप्टर 9 ही है, एमीन, 12th केमिस्ट्री में। तो इसके प्रश्न को देखते हैं। एनिलीन जल में अविलेय है लेकिन HCl में विलेयशील है, क्यों? तो एनिलीन की क्षारीय प्रकृति के कारण यह HCl जैसे प्रबल अम्लों के साथ विलेयशील लवण बनाता है, जबकि जल के साथ ऐसा लवण नहीं बनता, अतः यह HCl में विलेय है। तो एनिलीन इसलिए विलेय होता है क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति होता है, तो क्षार जो है अम्ल से खुल जाते हैं। अब यहाँ पर इस क्रिया को ऐसे दर्शा सकते हैं कि ये जो C6H5NH2 है ये एनिलीन है और ये क्षार कहला गया, HCl जो है ये अम्ल कहला गया, और इस तरह से ये रिएक्शन करके अपने आयनों में टूट जाते हैं और विलेयशील हैं। तो ये रिएक्शन आपकी मर्जी है, जैसा प्रश्न आए उसके हिसाब से आपको लिख देना है। यदि 3 नंबर में आए तो रिएक्शन भी लिख देना है, नहीं इतना भर लिख देंगे तब भी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारी होता है, क्यों? तो एथिल एमीन में एथिल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता को बढ़ा देता है और वो प्रोटॉन को अपेक्षाकृत और अधिक शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारी होता है। तो यहाँ एथिल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये अधिक क्षारी होता है, बस इतना भर आप समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, अमोनी अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अमोनी अपघटन क्या है। तो अमोनिया अणु द्वारा CX आबंध के विदलन की प्रक्रिया, विदलन माने तोड़ने की प्रक्रिया को अमोनी अपघटन कहते हैं। यह अभिक्रिया 373 केल्विन ताप पर सील बंद नलिका में कराते हैं। इस प्रकार से प्राप्त प्राथमिक एमीन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है और पुनः एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन और अंततः चतुष्क अमोनियम लवण बना देता है। तो चलिए इस क्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पर ये है एल्किल हैलाइड और ये हो गया एमीन। यहाँ पर ये इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये इसको ग्रहण कर लेता है और इस तरह से प्रतिस्थापित अमोनियम लवण बनाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे की क्रिया है, ये प्राथमिक एमीन है। यदि इसको एल्किल हैलाइड मिलता है तो ये फिर ये द्वितीयक एमीन में बदल जाता है। फिर इसके बाद फिर से एल्किल हैलाइड मिलता है तो ये तृतीयक अमीन में बदल जाता है और फिर से एल्किल हैलाइड मिलता है तो ये चतुष्क अमोनियम लवण बना लेता है। तो इस तरह से ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं अमोनी अपघटन। ये दोनों समीकरण आप याद कर लेंगे तभी ये बनेगा और इसी का शब्द बना करके आपको लिखना है। फिर प्रश्न है, गाटरमान अभिक्रिया को समझाइए। तो देखिए गाटरमान अभिक्रिया क्या है। ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में डाई एजोनियम लवण के विलयन की संगत हैलोजन अम्ल से क्रिया द्वारा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को भी बेंजीन वलय में जोड़ा जा सकता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। और आपको समझना है इस तरह की 2 अभिक्रियाएं हो गई। एक गाटरमान कोख अभिक्रिया है वो अलग है और ये गाटरमान सिर्फ अभिक्रिया है ये अलग है। तो इसमें जो यहाँ पर बना है ये एक तरह का डाई एजोनियम लवण है। अब डाई एजोनियम लवण का जो है हम ये कॉपर और उसका संगत अम्ल है, यहाँ भी कॉपर है, ये संगत अम्ल है, ये क्लोरीन का और ये ब्रोमीन का। तो यहाँ पर जो बनता है
वो एक तरह का यहाँ पर हेलोजन वाले एरिल हैलाइड या हेलो एरिन हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो एरिल क्लोराइड मिल गया, एरिल ब्रोमाइड मिल गया, और इस तरह से नाइट्रोजन ये सब अलग हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, गाटर मान अभिक्रिया कहते हैं। इस समीकरण को आपको याद करना है। अगले हिस्से में है, प्रश्न है सेंड मायर अभिक्रिया या सेंड मेयर अभिक्रिया, जैसा भी लिख के आए उस तरह से आपको समझ जाना है। तो देखिए क्या होती है, बेंजीन वलय में क्लोरीन, ब्रोमीन और ये साइनो नाभिक रागियों को कॉपर फर्स्ट की उपस्थिति में सरलता से प्रवेश कराया जा सकता है। इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास ये है डाईओजोनियम लवण है, और ये कॉपर क्लोराइड हो गया, फिर ये कॉपर ब्रोमाइड हो गया, और ये कॉपर साइनाइड हो गया। जब हम इनसे क्रिया कराएंगे तो ये एरिल क्लोराइड बन जाएगा, एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा, एरिल साइनाइड माने ब्रोमो क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, इस तरह से जब बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सैंड मेयर अभिक्रिया है। अब इसमें अगला हम देखते हैं, ये है हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन ने, ये हाफमैन ने प्राथमिक एमीनों के विरचन के लिए, विरचन का मतलब बनाने के लिए एक विधि विकसित की, जिसमें किसी एमाइड की NOH के साथ जलीय अथवा एथोनॉलिक विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं। तो इस निम्नीकरण अभिक्रिया में एल्किल अथवा एरिल समूह का स्थानांतरण एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से एमीन के कार्बोनिल परमाणु पर होता है। इस प्रकार प्राप्त एमीन में एमाइड से एक कार्बन कम हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन कम होने के लिए हम बोलते हैं ये निम्नीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम होती है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एमाइड है, ये Br2 है और ये NOH है। तो ये एमाइड का ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देखिए ये C गायब हो गया ये। तो यहाँ पर जो है एक कार्बन की कमी हो गई, मान लें यहाँ पर जो है प्राथमिक एमीन बन जाएगा। बाकी Na2CO3 + 2Ne-H2, ये तो समीकरण है, इसको आपको याद करना है और इसी का शब्द बना करके उसको ऊपर लिखना है। तो यहाँ जो कार्बोनिल समूह होता है ये बाहर हो जाता है इससे। फिर यहाँ प्रश्न है डाई एजोकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो देखिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को एनिलीन एवं नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया मिश्रण में ही सोडियम नाइट्राइड अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डाईएजोनियम में परिवर्तन को डायएजोकरण कहते हैं। अस्थायी प्रकृति के कारण डाईएजोनियम लवण का भंडारण नहीं करते, इसको तुरंत ही प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ दिया जाए कि यहाँ पर डाईएजोनियम लवण का भंडारण क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये अस्थायी होता है, इसका तुरंत प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये एनिलीन है, और जो यहाँ पर है ये नाइट्रस अम्ल कहला गया, ये सब मिला करके। और ये 273 278 केल्विन पर जब हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर डाई एजोनियम लवण बन जाता है, और यही क्रिया डाई एजोकरण कहलाती है। तो आप अपने शब्दों में लिखिए, इस समीकरण को याद रखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसी का शब्द बना देंगे तो इसकी परिभाषा बन जाएगी। अब यहाँ अगला प्रश्न है कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए। तो इसमें देख लेते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या है। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथोनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन बनती है, विरचन करती है मतलब बनती है। द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। इसका नाम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी है और कार्बिल कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। यह प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है। तो चलिए इसके जो शब्द हैं उसी से में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, एमीन हो गया, फिर साथ में क्लोरोफार्म हो गया, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब इन तीनों को हम मिला करके गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो है एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ये दुर्गंध युक्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम कार्बिल अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये सिर्फ प्राथमिक एमीनों में होती है, द्वितीयक तृतीयक एमीनों में नहीं होती है। चलिए अब यहाँ पर हम 3 अंक के प्रश्न देख रहे हैं, और ये अध्याय 9 है, एमीन है, 12th फिजिक्स का, 12th केमिस्ट्री का। तो इसमें देखिए एल्किल साइनाइडों के
क्वथनांक लगभग समान अणु भार वाले एल्किल हैलाइडों की तुलना में अधिक होते हैं। तो जो साइनाइड के क्वथनांक हैं वो एल्किल हैलाइड से अधिक क्यों होते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो साइनाइड समूह होता है जिसको हम सी ट्रिपल बॉन्ड एन दर्शाते हैं, ये एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो है उपसह संयोजन बंध भी बनता है। तो ये कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, उच्च होता है, जिसके कारण इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल भी उच्च होता है। इसलिए इनका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्किल हैलाइडों से उच्च होता है। तो आपको दो चीजें बताना है कि साइनाइड जो होता है ध्रुवीय होता है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च होता है और आंतरिक आकर्षण बल का मान भी उच्च होता है, जिसके कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। अब यहाँ पर अगला है आइसोसाइनाइड यौगिकों में अपने समयावयवी साइनाइड यौगिकों की अपेक्षा क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के यौगिक हो गए, एक हो गया साइनाइड और एक हो गया आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर देखते हैं आइसोसाइनाइड यौगिक अपने समयावयवी साइनाइड की अपेक्षा कम ध्रुवीय होते हैं। साइनाइड जो है अधिक ध्रुवीय होते हैं और आइसोसाइनाइड कम ध्रुवीय होंगे। तो जो अधिक ध्रुवीय होगा उसका गलनांक क्वथनांक उच्च होगा और जिसका कम ध्रुवीय होगा उसका गलनांक क्वथनांक कम होगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन का हिंस वर्ग परीक्षण लिखिए। तो चलिए समझते हैं हिंस वर्ग परीक्षण। यह परीक्षण प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन में विभेद करता है। इस परीक्षण में क्षार की अधिकता में अमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर विभिन्न अमीन अलग अलग अवलोकन प्रदर्शित करते हैं। अब इनके अवलोकन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक एमीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो KOH में विलेय होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हिंसबर्ग है और यहाँ पर ये प्राथमिक एमीन है और यहाँ पर ये जो बना सल्फोनेमाइड बना है और ये KOH में कैसा होता है, विलेय होता है। अब द्वितीयक एमीन में क्या होता है, फिर से यहाँ पर ये हिंसबर्ग अभिकर्मक लिए हैं, ये द्वितीयक एमीन हो गया। ये भी सल्फेनोमाइड बनाते हैं लेकिन ये KOH में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ये विलेय होता है, ये अविलेय होता है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे कंडीशन में आते हैं जब तृतीयक एमीन हो। तो यह कोई अभिक्रिया नहीं देता है, जैसे यहाँ पर ये जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ये तृतीयक एमीन है, इनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। इस तरह से प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक से विभेद कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित परिवर्तनों के केवल रासायनिक समीकरण हमको लिखना है। मेथिल साइनाइड का C2H5NH2 में परिवर्तन, माने हमको एनिलीन बनाना है। तो ये देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये जो है मेथिल साइनाइड है। अब इसका हम जो है अपचयन करते हैं, हाइड्रोजनन करते हैं सोडियम और एथिल एल्कोहल के उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। इसी को CH3CH2NH2 या C2H5NH2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए C6H5NH2 का क्लोरोबेंजीन में परिवर्तन, सॉरी ये एनिलीन नहीं है, ये जो है एथिलेमीन है। तो यहाँ पर एथिलेमीन यहाँ पर बनाना था इससे। अगला यहाँ पर देख लेते हैं C6H5NH2 का क्लोरोबेंजीन में परिवर्तन। तो यहाँ पर ये C6H5NH2 है। यहाँ पर जो है नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। तो पहले ये डाइजोनियम लवण बनता है, फिर ये क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस तरह से इनका केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। अब चलिए यहाँ आगे का प्रश्न देखते हैं। एथिलेमीन किस प्रकार क्रिया करता है, HNO2 से कैसा करेगा, ये CH3COCl से कैसा करेगा और CH2 से कैसा करता है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। यहाँ पर ये है एथिलेमीन C2H5NH2 और ये हमारे पास है नाइट्रस अम्ल। जब हम इससे करते हैं तो ये एथिल एल्कोहल बनाता है। इसमें से एक हाइड्रोजन और OH निकल करके ये जल में परिवर्तित हो जाता है, N2 बन जाता है। इस तरह से यहाँ पर NH2 का विस्थापन हो जाता है। पूरा का पूरा NH2 हटाएंगे, यहाँ पर OH जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा हम देख लेते हैं जहाँ पर हमको CH3COCl से रिएक्शन कराना है। तो देखिए C2H5NH2 ये हो गया एथिलेमेन, CH3COCl इससे हमको रिएक्शन कराना है। तो हमारे पास इस तरह से CH3CONH2H5HCl इस तरह से ये यौगिक बनता है। ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा है CH2 से रिएक्शन। तो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड से हम जब एथिलेमीन का रिएक्शन कराते हैं तो देखिए C डबल बॉन्ड एस इधर भी रहता है,
इसमें से एक एस हट जाएगा, इसका जो है इसमें ये योगात्मक अभिक्रिया होगी, ये आकर के इसमें जो है C2H5 जुड़ जाएगा और SH हो जाएगा। इस तरह से ये है। और इसके आगे यदि हम थोड़ा सा और कराते हैं, इसका नाम है डाईथायोकार्बेमिक अम्ल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न है। अब ये HgCl2 की उपस्थिति में जब हम इससे क्रिया करा देते हैं तो एथिल आइसोथायोसाइनेट मस्टर्ड आयल बनता है, और इसका नाम भी मस्टर्ड आयल अभिक्रिया है। यदि मस्टर्ड आयल अभिक्रिया आए तो उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है, एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारी होता है क्यों, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एनिलीन एथिलेमीन से कम क्षारी होता है, ये भी इसी का उल्टा क्वेश्चन है, आगे पीछे करके लिख दिया है। तो चलिए प्रश्न है, एनिलीन में बेंजीन नाभिक में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाभिक की ओर आकर्षित होकर समस्त रिंग में विस्थापित हो जाता है, जिससे यह कम क्षारी होता है। जबकि एथिलेमीन में नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, इसलिए वह अधिक क्षारी होता है। इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये बेंजीन की ओर विस्थापित हो जाता है, और जिसके कारण यहाँ पर ये बड़ी दृढ़ता से बंध जाता है, अनुनाद की स्थिति में ये स्थायी हो जाता है, इसलिए कम क्षारी होता है। जबकि इस तरह का जो अनुनाद है वो एथिलमीन में नहीं होता है, तो अधिक क्षारी होता है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, अमीनों के क्वथनांक संगत आणविक द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा उच्च होते हैं, परंतु संगत एल्कोहलों एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से निम्न होते हैं, इस कथन को स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर हमको तीन चीज़ें बताना है कि जो अमीनों के क्वथनांक है वो हाइड्रोकार्बन से उच्च हैं, लेकिन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम है। तो क्यों है, इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक अमीन ध्रुवीय होते हैं, माने आंशिक धनावेश N में और आंशिक धनावेश H में होता है। इनमें द्विध्रुवीय बंध उपस्थित होते हैं, जिससे अमीन में हाइड्रोजन बंध द्वारा अणुओं का संगुणन होता है। इसी कारण इनका क्वथनांक समतुल्य अणुभार वाले एल्केन से अधिक होता है। तो देखिए RNH लिखा है, ये RRNH लिखा है, RRNH ऐसे लिखते जाएंगे तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो इस तरह से ऐसे बंधों को हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं बनाते हैं, लेकिन अमीन बना लेता है, इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। अब दूसरी तरफ इनका गलनांक क्वथनांक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम कैसे होता है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्कोहल भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो और ये भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो फिर इसके जो गलनांक क्वथनांक हैं वो अल्कोहल के थोड़ा ज़्यादा होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के और ज़्यादा होंगे। कारण क्या है कि इसमें नाइट्रोजन होता है, जबकि यहाँ पर जो अल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण इसमें जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध प्रबल बनते हैं, और इसके साथ जो होते हैं दुर्बल बनते हैं, इसलिए अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है उच्च होता है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनका क्वथनांक गलनांक और उच्च होता है, क्योंकि वो द्विअणुक के रूप में रहते हैं, दो अणुओं के बीच में दो हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रश्न है, नाइट्रो एल्केन से प्राथमिक अमीन कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। अथवा यहाँ प्रश्न है दूसरा वाला फिर बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। नाइट्रो एल्केन से यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा या Na या Pt की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन कर देते हैं, तो हमको प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाता है। जैसे ये C2H5NO2 है, ये नाइट्रो एल्केन हो गया। अब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो या निकिल हो या प्लेटिनम हो, इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ हम इसका अपचयन कराते हैं तो ऑक्सीजन हट जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये प्राथमिक अमीन बन जाता है। दूसरा है, प्राथमिक अमीन से प्राथमिक अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, प्राथमिक अमीन से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने का तरीका, तो ये C2H5NH2 है, ये प्राथमिक अमीन हो गया, और यहाँ पर ये नाइट्रस अम्ल है, इसके साथ जब हम क्रिया करेंगे तो ये जो NH2 है ये विस्थापित होकर के अलग हो जाएगा, OH इसमें जा कर के जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से अल्कोहल बना सकते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं, 4 अंक में है, और ये चैप्टर 9 ही है, एमीन है, 12th केमिस्ट्री का।
प्रश्न है एथिलेमीन तथा एनिलीन में अंतर करना है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरोमेटिक जो है एमीन और जो है एलिफेटिक एमीन है उसमें अंतर हो। तो वही चीज़ आपको समझना है, चाहे इस तरह से आ जाए या फिर एरोफेटिक और एलिफेटिक लिख करके आ जाए, एरोमेटिक या एलिफेटिक, तब आपको समझना है। तो ये एलिफेटिक अमीन कहलाएगा, ये एरोमेटिक अमीन कहलाएगा। तो विलेयता के बारे में समझते हैं। तो ये एथिलमीन जल में विलेय होता है, ये अविलेय होता है। गंध देख लेते हैं, इसकी गंध अमोनिया के समान होती है, इसकी गंध अमोनिया से थोड़ा भिन्न होती है। यदि हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएं NaNO2 प्लस HCl से, तो इससे एथिल एल्कोहल बनता है और इससे जो है डाइजेनियम क्लोराइड बनता है, जिसको यदि हम गर्म कर दें तो फिर फिनॉल बन जाता है। उपर्युक्त विलयन में प्लस बीटा नेफ्थानॉल का हम यदि जोड़ दें, मिला दें, तो क्या होगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसमें यदि हम इसका परीक्षण करेंगे तो ये लाल रंग का देता है लवण, या लाल रंजक बनाता है। लिटमस के साथ व्यवहार, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये कोई प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि ये थोड़ा कम क्षारीय होता है। फिर यहाँ प्रश्न है कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल साइनाइड से एथिल एमीन। तो यहाँ पर मेथिल साइनाइड से एथिलेमीन प्राप्त करने के लिए देखिए, तो CH3CN ये मेथिल साइनाइड हो गया। अब ये हाइड्रोजनीकरण हम इसमें कर रहे हैं प्लेटिनम निकल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसी की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाता है C के साथ, तो ये CH2 बन गया, N के साथ भी जुड़ा तो NH2 बन गया। इस तरह से यहाँ पर जब हम क्रिया कराएंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, एथिलेमीन मिल जाएगा। फिर दूसरा है एसिटामाइड से मेथिलेमीन, तो इसको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एसिटामाइड है, CH3CONH2, ये एसिटामाइड का सूत्र हो गया। फिर ये Br2 ब्रोमीन और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो ये मेथिल एमीन हमको प्राप्त होता है। बाकी चीज़ें यहाँ निकल जाती हैं। ये निम्नीकरण अभिक्रिया होती है हाफमैन ब्रोमाइड की, इसमें जो होता है कार्बन की संख्या कम होती है। फिर यहाँ अगला है एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन बनाना। तो देखिए एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं अमोनिया से Al2O3 एल्मुना की उपस्थिति में 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तब यहाँ पर जो है हमको एथिल एमीन प्राप्त होता है। फिर मेथिल एमीन से एथिल एमीन बनाना है, तो यहाँ पर जो है ये उच्चकरण की अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास मेथिलेमीन है, इसका हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये CH3 मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। फिर ये फास्फोरस और आयोडाइड की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर जो है ये CH3 आई बन जाएगा। फिर इसके बाद मतलब एल्किल आयोडाइड बन गया, मेथिल आयोडाइड। फिर इसका हम केसियन से अभिक्रिया कराएंगे तो CH3CN बनेगा। फिर इसका हम जो है हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो एथिलेमीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्रिया है, इस क्रिया से हम जो है हाइड्रो कार्बन की संख्या बढ़ा लेते हैं। पहले में प्राथमिक एक कार्बन था, जब हमारे पास उत्पाद बन गया तो ये 2 कार्बन हो गए। ये क्रिया जो है उच्चीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा प्रश्न है साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बीच कोई 4 अंतर लिखिए, या फिर यहाँ पर एथिल साइनाइड और एथिल आइसोसाइनाइड में अंतर लिखिए। तो वही चीज़ है। तो देख लेते हैं, गंध देखते हैं सबसे पहले। ये तीव्र गंध होती है और रुचिकर नहीं होती है। ये अत्यंत दुर्गंध वाला होता है आइसोसाइनाइड। ये जल में विलेयशील होता है और ये अल्प विलेय होता है। अम्ल द्वारा जल अपघटन, तो इसमें प्रोपियोनिक अम्ल देता है, ये एथिलेमीन बनाता है। रिएक्शन आपको लिखना हो तो ठीक है, नहीं नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। पर देख लीजिए C2H5CN ये एथिल साइनाइड है, इसका जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर C2H5COOH जल का अपघटन हो रहा है और इसमें OH जुड़ जाता है। इसी तरह ये C2H5NC है, इसमें NC लिखते हैं, इसमें CN लिखते हैं। ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड, इसकी भी जल से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये एनिलीन प्राप्त होगा, साथ में फार्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जो है अपचयन कराते हैं तो इससे अपचयन कराने पर प्रोपिल एमीन प्राप्त होता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हमारे पास ये है C2H5CN, इसमें हम जब हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो CH2NH2 बन गया। इस तरह से यहाँ पर एक एमीन प्राप्त होता है और यहाँ पर एथिल मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो देखिए C3 आइसोसाइनाइड है, यहाँ पर हम इसमें भी हाइड्रोजनीकरण जोड़ते हैं तो इसमें NH और CH3, इस तरह से हमको ये प्राप्त होता है।
अब यहाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? एनिलीन से सल्फेनिलिक अम्ल कैसे निकालेंगे और एनिलीन से पैरा अमीनो एजोबेंजीन कैसे बनाएंगे? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास जो पहला रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। NH2 ये एनिलीन है, इसमें हमको सल्फेनिलिक अम्ल बनाना है तो H2SO4 से क्रिया कराते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये माध्यमिक यौगिक बन गया, इसमें एक H और जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा जुड़ गया, HS4 इस तरह से बनेगा। यदि हम इसको गर्म कर देंगे, क्योंकि ये यौगिक अस्थायी होता है, तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ से जो है जल का एक अणु निकल जाएगा, माने यहाँ से ये O और यहाँ से H2 ये सब निकल जाता है। फिर हम इसका पुनर्विन्यास करते हैं तो इस तरह से सल्फोनिक अम्ल बनता है व्यवस्थित करने पर। अब हमारा जो दूसरा है, एनिलीन से पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनाना है, तो देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये डाई एजो, तो ये डाइजोनियम लवण है और इसके बाद यहाँ पर एनिलीन है। इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों में युग्मन क्रिया होती है, ये एन आपस में जुड़ जाते हैं, NH2 हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हट जाती हैं और एन आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद ये डाई एजो एमिनो बेंजीन जो है इस तरह से यहाँ पर जो है बनता है। तो चाहे इसको लिखें या न लिखें एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही तरह से लिखे हुए हैं, चाहे जैसा लिखना हो। ये वाला नीचे का नहीं भी लिखेंगे, इतना लिख देंगे तब भी ठीक है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में किन्हीं 5 बिंदुओं पर अंतर लिखना है। 5 बिंदु 4 बिंदु जो भी आए। तो चलिए देखते हैं, परीक्षण देख लेते हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में क्या अंतर है? HNO2 से जब क्रिया करते हैं तो इसमें N2 गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है। इसमें नाइट्रोसो एमीन बनता है जो लिवरमैन परीक्षण देता है। ठंडे में नाइट्राइट तथा गर्म में एमीन ऑक्साइड देता है। इसके बाद कार्बिलमीन परीक्षण, तो इसमें आइसोसाइनाइड युक्त की दुर्गंध आती है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसमें भी कोई क्रिया नहीं होती। फिर मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, तो एल्किल आइसोथायोसाइनाइट देते हैं, इसमें डाईथायोसाइनेट कार्बोनिक अम्ल देते हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। फिर एसिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एस्टिल व्युत्पन्न बनता है, एस्टिल व्युत्पन्न बनता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। फिर यहाँ पर 5वें पॉइंट में देख लेते हैं, एल्किल हैलाइड से क्रिया, तो ये द्वितीयक एमीन दे देते हैं, या तृतीयक एमीन दे देते हैं, या चतुष्क अमोनियम हैलाइड देते हैं। फिर यदि हम हिंस वर्ग परीक्षण करते हैं तो ये जो हैं सल्फेनामाइड देते हैं जो KOH में विलेय होते हैं, ये डाई एल्किल सल्फेनामाइड देते हैं जो KOH में अविलेय होते हैं, और ये जो है कोई क्रिया नहीं करता है। तो इस तरह से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में भेद हैं। तो मेन आपको इन गुणों को देखना है। कोई 4 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको डिटेल देना है एग्जाम में। चलिए इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। संक्षिप्त टिप्पणी लिख लीजिए। यहाँ पर स्मिट अभिक्रिया है और मस्टर्ड आयल अभिक्रिया है, दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्मिट अभिक्रिया समझते हैं। जब CHCl3 या C6H6 में विलेय हाइड्रोजोइक अम्ल की मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिकृत कराते हैं तो एमीन या एनिलीन बनता है। तो चलिए यहाँ पर ये एस्टिक अम्ल हो गया, ये जो HN3 है ये हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया। अब जब हम इससे क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो हमको मिलता है ये प्राथमिक एमीन मिल सकता है या एनिलीन भी मिल सकता है। यहाँ पर जैसे यदि हम बेंजोइक अम्ल से क्रिया करा दें तो यहाँ पर हमको एनिलीन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मेथिन एमीन है। इनमें से कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हैं, और दोनों तो एक ही जैसे हैं, केवल यहाँ पर C6H5 आ गया है, तो दोनों भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड तथा HgCl2 के साथ गर्म करने पर सरसों के तेल जैसे गंध युक्त मेथिल आइसोथायोसाइनाइड बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसकी गंध जो होती है वो सरसों के तेल जैसी होती है, और सरसों के तेल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मस्टर्ड आयल, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्राथमिक एमीन है, इसकी क्रिया हम कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इस तरह से C3NH एक H कम होकर HS इधर जुड़ गया, ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई। फिर हम ये HgCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो ये मिथेल आइसोसाइनाइड है, ये बना,
और इसकी जो गंध है सरसों के तेल जैसे गंध होती है, इसलिए हम इसको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। इनकी तैयारी करिए, रिएक्शन जो है उनको लिख लिख के देखिए। थैंक यू।